नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है डिवाइड की। दो एलिमेंट ए और बी हैं, ए बी को डिवाइड करता है। अगर हम बी को लिख सकते हैं ए सी, यानी कि अगर दोनों दो एलिमेंट्स को इक्वालिटी के रिलेशन में लिख सकते हो तो वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट एलिमेंट। कोई एलिमेंट किसी कम्यूटेटिव रिंग में जिसमें आइडेंटिटी भी हो, उसमें कोई एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होता है। अगर वो एलिमेंट वन को उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं यूनिट एलिमेंट। इसी एक्सरसाइज पे आ जाए, फाइंड ऑल दी यूनिट्स ऑफ रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। उन्होंने कहा इस तरह के आपके पास रिंग है, उसमें हर एलिमेंट है ए प्लस बी योटा की शक्ल का, उसमें हमने फाइंड करना है सारे यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनको मल्टीप्लाई करें कि वो वन को डिवाइड करता हो, यानी ऐसा एलिमेंट जिसको किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आता हो, आइडेंटिटी आती हो वन होता है, उसे हम कहते हैं उसका यूनिट है। अब फाइंड करने के लिए आप लेट कर लें, ए प्लस बी योटा एलिमेंट है, एक्स प्लस वाई योटा से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आना चाहिए वन। ठीक है, अब इसके बाद इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, सॉरी इसके बाद आपने इसको इसका मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपल, जिस तरह एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती है। रियल वाले एलिमेंट से एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, प्लस इमेजिनरी वाली साइड एक साइड पे आ जाएगी, इज इक्वल टू रियल में वन है और इमेजिनरी में कुछ भी नहीं है तो जीरो है उठा। अब इनको कंपेयर करें, ए एक्स माइनस बी वाई वन के बराबर है और ए वाई प्लस बी एक्स के बराबर है, जीरो के बराबर है। अब इनका और इनका स्केयर लें, स्केयरिंग करें तो इधर वन का स्केयर वन नहीं रहना, दूसरी तरफ स्केयर आ जाने हैं, स्केयर करके ओपन कर लें, कुछ टर्म कैंसिल हो जानी है, कुछ टर्म में से एक्स स्केयर कॉमन आ जाना, कुछ टर्म में से वाई स्केयर कॉमन आ जाना। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर दोनों में है तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बराबर किसके है वन के। अब स्केयर्स हैं और उसके बाद प्रोडक्ट है और आंसर क्या आ रहा है वन आ रहा है। तो इसमें पॉसिबिलिटी यही है कि इसका आंसर वन तब भी आ सकता है जब ये भी वन के बराबर हो और ये भी वन के बराबर हो। अब अगर ये वन के बराबर है फिर आगे क्या पॉसिबिलिटी है, या ए स्केयर वन है बी स्केयर जीरो है, या बी स्केयर वन है ए स्केयर जीरो है। यहाँ पे या एक्स स्केयर वन है वाई स्केयर जीरो है, या वाई स्केयर वन है और एक्स स्केयर जीरो है। लेकिन हमने किया क्या था, हमने निकालना है यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट हमने ये लिया था, ये जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आना है वन, यानी कि हमें एक्स वाई से गर्ज नहीं है, हमें ए बी की वैल्यू से गर्ज है। या ए स्केयर वन होगा तो बी स्केयर जीरो होगा, और अगर ए स्केयर जीरो होगा तो बी स्केयर क्या होगा वन होगा। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू प्लस माइनस वन और प्लस माइनस ये उठा, यही हमारे पास यूनिट्स थे, प्रूव हो गया। नेक्स्ट मेरे पास थ्योरम है कि अगर आर अब आपके पास इंटीग्रल डोमेन हो और एस डिवाइड कर रहा हो टी को, फिर टी आर सबसेट होता है किसका एस आर का। टी आर कोई टी और एस कोई भी एलिमेंट हो सकता है रिंग से। दूसरा मेरे पास पार्ट है कि यू यूनिट होता है इफ़ एंड ओनली इफ यू आर किसके बराबर होता है यू के। अब पहले पार्ट को मैं सॉल्व कर लूँगा। सपोज डैट मैंने लेट कर लिया कि एस डिवाइड करता है किसको टी को। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, अगर एस डिवाइड करता है किसको टी को, अगर एस टी को डिवाइड करता है लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एस आर। इसके बाद टी इंटू आर से मल्टीप्लाई कर दें, टी इंटू आर इज इक्वल टू एस आर इंटू आर, यानी कि टी आर बराबर आ जाएगा एस इंटू आर होता है आर। इसका मतलब टी आर सबसेट किसका हो जाएगा एस आर का। यही प्रूव करना था। कन्वर्ट्स में इस चीज़ को लेके चलेंगे और डिवीजन जो है प्रूव कर देंगे। अब हमने ये चीज़ लेके चले हैं तो टी आर इसका सबसेट है एस आर का, यानी कि टी बराबर होता है टी इंटू वन, बिलोंग करता है टी आर को, सबसेट किसका एस आर का, यानी कि टी सब किसको बिलोंग कर देगा एस आर को। इसका मतलब टी बराबर किसका आ जाएगा, इसका कोई एलिमेंट होता है स्मॉल एस आर, यानी कि टी बराबर आ जाएगा एस आर के। इसका मतलब एस टी बाई टी प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट था अगर यू आपके पास यूनिट है तो यू आर बराबर होता है यू के, यू आर बराबर होता है आर के। अब हमने लेट कर लिया कि यू क्या यूनिट है, अगर यूनिट है तो वन को क्या करेगा वन को डिवाइड करेगा, अगर वन को डिवाइड कर रहा है। अब आप आर को लिख सकते हो वन इंटू आर, सबसेट किसका है यू आर का। ये मैंने कैसे कह दिया, अभी पिछला थ्योरम पढ़ के तो आए हैं, जब एस टी को डिवाइड करता है तो टी यू सबसेट होता है एस यू का। अब यू वन को डिवाइड करता है तो वन आर सबसेट किसका होगा यू आर का। अब आर सबसेट किसका आ गया यू आर का, बट यू आर सबसेट किसका होता है आर का। क्यों बोला, क्योंकि आर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई एलिमेंट आर के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर किस में आना है आर में ही आना है। अब वन और टू को कंपेयर करें तो यू आर किसके बराबर आ जाना है आर के। कन्वर्सली में अपना ये चीज़ लेके चलनी है और यू को यूनिट प्रूव करना है। अगर ये चीज़ लेके चलें यू आर किसके बराबर है आर के, सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन देयर फोर। अब क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है इसमें मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होनी है, यानी कि वन होना ही होना है। वन बिलोंग कर जाए किसको यू आर को, अगर वन यू आर को बिलोंग कर जाए तो वन आ जाएगा स्मॉल यू आर के बराबर, यानी कि यू डिवाइड कर रहा है किसको वन को, तो यू यूनिट प्रूव हो गया। यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, अगर आर आपके पास इंटीग्रल डोमेन हो और आपके पास ऐसा सेट है यू जिसमें सारे क्या पड़े हुए हैं यूनिट एलिमेंट्स, यानी कि हर एलिमेंट, तो आपने प्रूव करना है सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट्स है, इसको आपने प्रूव करने से क्या बनाता है अबिलियन ग्रुप बनाता है, यानी कि पांचों प्रॉपर्टीज आपने चेक कर देनी है। तो पांचों प्रॉपर्टीज हमने चेक कर देनी है अबिलियन ग्रुप्स को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्लोजर ला, आपने दो ले लिए कोई भी यूनिट एलिमेंट्स उस सेट में से। अब यूनिट एलिमेंट्स को यू और वी को हम इकट्ठा रख के वाई और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू इंटू वी वाई ऑफ एक्स हो जाएगा एसोसिएटिव ला। अब वी वाई क्या हो जाना है, यही तो यूनिट की हमारे पास डेफिनेशन थी। जब यूनिट किसी
एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है रिंग के एलिमेंट से, तो आंसर क्या देता है 1। तो यू का आंसर यू के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा 7x, यानी कि यू एक्स का आंसर, फिर ये यूनिट है, ये रिंग का एलिमेंट, आंसर क्या देना 1। अब यानी कि दो यूनिट्स का प्रोडक्ट और दो एलिमेंट्स कोई भी मल्टीप्लाई किए, दो एलिमेंट्स मतलब कोई भी एलिमेंट एक हो या दो प्रोडक्ट्स आ गया यूनिट्स का, उनका भी आंसर क्या आ रहा है 1। यानी कि u और v दो यूनिट्स से, उनके मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर क्या आ रहा है 1, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है यूनिट है। क्लोजर अप्रूव हो गया। इसके बाद गया आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि 1 ऐसा एलिमेंट है जो किसी यूनिट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर वही यूनिट आ जाएगा 1, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। इन्वर्स लॉ आ गया। अब इन्वर्स लॉ क्या है, यूनिट कहता है कि मेरे साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है 1, यानी कि u इंटू वी आंसर क्या आना है 1। अब क्योंकि v यूनिट है, हम u को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो क्या हो जाना u इन्वर्स v बराबर आ जाना u इन्वर्स के, और क्योंकि v बिलोंग करता है u को, तो u इन्वर्स भी किसको बिलोंग करना है u को। इसका मतलब v इज़ इन्वर्स ऑफ u इन u, क्योंकि v इन्वर्स है किसका u का, और बिलोंग भी किसका बिलोंग करता है u में। इस तरह क्योंकि ये आर्बिट्रेरी था तो हर जो आपके पास होगा यूनिट एलिमेंट उसका इन्वर्स भी उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है। आगे गया एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपने लिख देना जनरली कि ये प्रूव करते हैं। तो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो सेट ऑफ यूनिट्स वो भी क्या बनाते हैं आपके पास अबेलियन ग्रुप बना देते हैं, ये प्रूव करना था। आगे आ गया एसोसिएट। दो एलिमेंट एसोसिएट होते हैं कोई भी रिंग में से, कम्यूटेटिव रिंग में से, आइडेंटिटी उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो, उसमें दो एलिमेंट एसोसिएट होते हैं जब ए एसोसिएट बी होता है, जब उन दोनों को एक दूसरे की मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी देन द रिलेशन ऑफ एसोसिएट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो एसोसिएट का भी आपने रिलेशन पढ़ा है ना, अगर आप दो चीज़ों को प्रोडक्ट में इस तरह लिख सकते हैं इक्वल टू बी यू, साथ यूनिट पढ़ा हो और ए और बी को इकट्ठा लिख सकते हैं इक्वालिटी की शक्ल में, इसे कहते हैं एसोसिएट। उन्होंने कहा जो एसोसिएट का रिलेशन अभी आप पढ़ गए इसको प्रूव कर दो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन प्रॉपर्टीज पूरी करनी है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, कोई एक एलिमेंट अपने आप के ही अपने आप से क्या हो जाए एसोसिएट हो जाए। अब आर अपने आप से एसोसिएट होता है अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 यूनिट है बिल्कुल है। अब आर इज इक्वल टू 1 इंटू आर लिख सकते हैं। इसका मतलब आर किसको डिवाइड कर रहा है आर को, यानी कि आर किसके एसोसिएट है आर के। तो यही तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है, जब कोई चीज़ अपने आप के एसोसिएट हो जाए, अपने आप से वही रिलेशन बना दे, ये होता है रिफ्लेक्सिव। आ गया सिमेट्रिक। अब आर और एस है, लेट्स सपोज आर किसके साथ एसोसिएट है एस के, तो फिर आर को लिख सकते हैं एस यू। अब ये यू एक यूनिट है, एसोसिएट की डेफिनेशन में यहाँ पे यूनिट है। जब यू जरा हो जाएगा यू इन्वर्स, हमेशा यूनिट का इन्वर्स भी क्या होता है यूनिट। एस इज इक्वल टू आर इंटू यूनिवर्स हो गया, यानी कि एस इज इक्वल टू आर इंटू यूनिवर्स हो गया। एस आ रहा है आर को किसी यूनिट से मल्टीप्लाई करने से, यानी कि एस भी किससे एसोसिएट कर गया आर से। अब आर एसोसिएट करता था एस से और एस एसोसिएट कर गया आर से, तो हमारे पास ये क्या होगा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एस आर करता है एसोसिएट एस से और एस एसोसिएट करता है टी से, तो प्रूव करना है आर किससे एसोसिएट करता है टी से। अब अगर आर एस से करता है तो आर इज इक्वल टू एस यू, एस टी से करता है तो एस इज इक्वल टू वी टी। अब एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एस की वैल्यू वी टी है तो एस की जगह पे वी टी पुट कर देना। बकाया सारे आपके पास यूनिट नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ही होता है, तो आर टी से भी क्या हो जाएगा एसोसिएट हो जाएगा, ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। यही आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, नेक्स्ट थ्योरम आपको कहता है कि अगर आर और एस एसोसिएटिव हों, एसोसिएट्स हों सॉरी, इफ़ एंड ओनली तब भी होंगे जब एस डिवाइड करता है आर डिवाइड करता है एस को और एस डिवाइड करता है आर को। अब लेट कर लें कि आर और एस क्या हैं एसोसिएट हैं, अगर हैं तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एस यू, लिख सकते हैं ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसका मतलब एस डिवाइड कर रहा है किसको आर को। अब एस डिवाइड अगर करे आर को, अगर मैं यू को इधर ले आऊँ तो यू इन्वर्स हो जाना, एस इज इक्वल टू आर यू इन्वर्स हो जाए। इसका मतलब आर भी डिवाइड करता है किसको एस को, क्योंकि यू इन्वर्स क्या है यूनिट है। अब हमने प्रूव क्या करना था कि अगर एसोसिएट हो तो एस डिवाइड करता है आर को और आर डिवाइड करता है एस को, प्रूव हो गया। कन्वर्स भी हमने कहना है कि अब ये दोनों डिवाइड करते हैं, अब हमने एसोसिएट प्रूव करना है। अगर एस डिवाइड कर रहा है आर को और आर डिवाइड कर रहा है एस को, तो हमने प्रूव करना है एसोसिएट है या नहीं है। अब अगर एस डिवाइड करता है आर को तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एस यू, आर डिवाइड करता है एस को लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर वी। उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करें तो यू और वी को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर यू और वी को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यू और वी को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो ये दोनों बजाते खुद क्या हैं फिर यूनिट्स हैं। यूनिट वही होता है किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। अब यहाँ पे यू भी यूनिट है और वी भी यूनिट है, तो किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ए या बी में से किसी को भी यूज़ कर। अब मैंने ए को यूज़ किया हुआ है, यू को अगर यूनिट कह दूँ तो आर इज इक्वल टू एस यू पड़ा हुआ ना, तो फिर आर और एस एसोसिएट है। एसोसिएट की डेफिनेशन ये थी कि किसी यूनिट से मल्टीप्लाई हो तो आंसर एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो आर और एस क्या हो गया एसोसिएट प्रूव हो गया। आ गया प्राइम एलिमेंट। एक कम्यूटेटिव रिंग जिसमें आइडेंटिटी हो, उसमें कोई एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होता है, अगर वो जीरो भी ना हो वो यूनिट भी ना हो, लेकिन वो एलिमेंट इस तरह का हो, अगर वो ए बी के मल्टीपल को डिवाइड करे तो फिर वो एलिमेंट ए को डिवाइड करे या वो एलिमेंट बी को डिवाइड करे, ये कंडीशन हो तो एलिमेंट क्या होता है प्राइम एलिमेंट। अगला थ्योरम इसके मुताबिक किया प्राइम एलिमेंट के रिलेटेड है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, अगर आर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन हो और पी ऐसा एलिमेंट हो आर का जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट,
देन पी प्राइम, तो फिर पी प्राइम होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ आर ओवर पी आर क्वेश्चन रिंग की शक्ल में लिखा हुआ है इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। अब अगर ये इंटीग्रल डोमेन होगा तो वो प्राइम होगा, अगर वो प्राइम होगा तो ये क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन। सपोज दैट पी इज़ प्राइम, हम लेके चले कि पी क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। अब पी ऐसा एलिमेंट है जो ना जीरो होना है यूनिट होना है, प्राइम की डेफिनेशन याद रखनी है, एलिमेंट वो लेना जो ना जीरो होना क्या हो यूनिट हो। अब पी क्योंकि प्राइम है तो फिर यूनिट नहीं होगा, अगर यूनिट नहीं है तो वन को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि वन को हम नहीं लिख सकते पी आर के बराबर। अगर वन पी आर के बराबर नहीं है इसका मतलब वन डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, वन डज नॉट बिलोंग टू पी आर, यानी कि पी आर इज़ नॉट इक्वल टू वन प्लस पी आर। ये बात हमने याद रखनी है, क्वेश्चन में काफ़ी बार यूज़ होनी है, पी आर इज़ नॉट इक्वल टू वन प्लस पी आर। अब नोट डैट पी आर इज़ एन आइडियल इन आर, अब पी और आर क्या है, आइडियल इन आर है, क्योंकि आइडियल की शक्ल क्या होती है, आइडियल की शक्ल होती है एक एलिमेंट आता है रिंग से और एक एलिमेंट आता है आइडियल से। पी एलिमेंट आइडियल का और आर एलिमेंट किसका है, रिंग का, तो ये क्या बनाएगा, आइडियल बनाएगा, ऑब्वियस बात है। अब पी आर आइडियल है तो आर ओवर पी आर, जब कोई आइडियल हो तो वो वेल डिफाइंड भी है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ भी है, आइडेंटिटी लॉ भी है। इसी के मुताबिक जब कोई एलिमेंट किसी से बने ना, अब पी ओवर आर पी सॉरी आर ओवर पी आर ये भी बन रहा है पी आर से रिलेटेड, जो ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो इट हैज़ एट लीस्ट टू एलिमेंट्स, तो इसमें कम से कम दो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि अब ये क्या है, आइडियल है, आइडियल है तो उसमें कौन सा लॉ होना है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं होना है। अगर कम्यूटेटिव लॉ हो तो उसमें कम से कम कम्यूटेटिवली दो एलिमेंट होते ही होते हैं। हमने लेट कर लिया वो दो एलिमेंट है पी आर और वन प्लस पी आर। अब हमने पीछे मैंने बताया था वो लाइन याद रखनी है कि वन प्लस पी आर नहीं बराबर किसके, पी आर के, सिंस आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग। अब क्योंकि आर कम्यूटेटिव रिंग है तो फिर पी आर भी क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, आर में आइडेंटिटी है तो पी आर में भी क्या आइडेंटिटी है। तो जब पी आर से ये बन रहा है तो मतलब ये भी कम्यूटेटिव रिंग भी है, इसमें आइडेंटिटी भी है, ये तो डायरेक्ट ही प्रूव हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना है, इंटीग्रल डोमेन शो करना था। इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर। कम्यूटेटिव रिंग भी प्रूव हो गया, आइडेंटिटी भी हमने डायरेक्ट प्रूव कर दी। अब प्रूव करना है कि कोई जीरो डिवाइजर ना हो। जीरो डिवाइजर का मतलब है कि दो एलिमेंट आप लेट कर लें, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए आइडेंटिटी। अब ये इसके आंसर, इसके एलिमेंट आते हैं, क्वेश्चन के एलिमेंट आपको याद होंगे, इसके एलिमेंट आने हैं जीरो प्लस पी आर, वन प्लस पी आर, टू प्लस पी आर, थ्री प्लस पी आर, तो इसकी आइडेंटिटी फिर हो जाएगी जीरो प्लस पी आर, जिसको हम लिखते हैं पी आर। अब जो दो एलिमेंट लेट किए थे ए प्लस बी आर और बी प्लस पी आर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, पी आर। अब इनके प्रोडक्ट का तरीका होता है कि पहले एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए बी प्लस पी आर वैसे ही रहता है, बराबर किससे आ गया, पी आर का, यानी कि ए बी किसको बिलोंग कर गया, पी आर को, यानी कि ए बी बराबर आ जाएगा पी और स्मॉल आर। इस यहाँ से अब प्रूव हो रहा है कि पी डिवाइड कर रहा है किसको किसको, ए बी को। जब इस तरह लिखा हो डिवाइड कर सकता है। अब जब पी डिवाइड करेगा ए बी को, प्राइम गिवन है, अगर पी ए बी को डिवाइड करेगा या फिर पी ए को डिवाइड करेगा या फिर पी बी को डिवाइड करेगा, यहाँ से हम ए को लिख सकते हैं पी एस या बी को लिख सकते हैं पी टी, यानी कि ए बिलोंग कर जाएगा पी आर को और बी भी किसको बिलोंग कर जाएगा, पी आर को, क्योंकि दूसरा एलिमेंट रिंग में से होता है, पी आर को बिलोंग कर जाएगा। यानी कि ए प्लस पी आर बराबर आ जाएगा पी आर के और बी प्लस पी आर किसके बराबर आ जाएगा, पी आर के। अब ये दो एलिमेंट्स थे, ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, आंसर आ रही आइडेंटिटी। तो नॉन जीरो डिवाइजर तब होते हैं जब पहला आइडेंटिटी के बराबर आ जाए या दूसरा आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। अब यही कंडीशन आ गई, या पहला आइडेंटिटी के बराबर है या दूसरा आइडेंटिटी के बराबर है, यही प्रूव करना था। इंटीग्रल डोमेन यहाँ तक प्रूव हो चुकी है, प्राइम एलिमेंट हमने लिया था और इंटीग्रल डोमेन प्रूव होगी। कन्वर्ट्स में हमने इंटीग्रल डोमेन लेनी है और प्राइम एलिमेंट प्रूव करना। कन्वर्ट्सली सपोज कर लिया कि पी आर ओवर पी आर क्या हमारे पास इंटीग्रल डोमेन गिवन है। अब हमने शो करना है कि पी क्या हमारे पास प्राइम एलिमेंट है। सिंस आर ओवर पी आर इज इंटीग्रल डोमेन, सो अगर इंटीग्रल डोमेन इसमें कम्यूटेटिव लॉ होने होना है, उसी तरह दो एलिमेंट होने ही होने हैं, जीरो प्लस पी आर और वन प्लस पी आर, दो एलिमेंट तो मस्ट होने हैं। अब वही लाइन मैंने कहा था जो याद रखनी है वो थी वन प्लस पी आर नहीं बराबर होता किसके, पी आर के। इसका मतलब वन बिलोंग करता है किसको, पी आर को, सॉरी बिलोंग नहीं आना ना, फिर आना नॉट बिलोंग टू, वन बिलोंग नहीं करता पी आर को और वन इक्वल नहीं है पी आर के, यानी कि पी डिवाइड वन को नहीं करता। इसका मतलब पी एक यूनिट एलिमेंट नहीं है। हमने प्रूव करना है पी प्राइम है, तो हम क्या करिए जा रहे हैं, हम इसको प्रूव कर रहे हैं यूनिट नहीं है। प्राइम की डेफिनेशन याद करें, पी ना जीरो होना चाहिए ना यूनिट होना चाहिए। इसकी पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया कि यूनिट तो नहीं है। अब लेट ए बी बिलोंग करे अगर आर को, सच डेट पी डिवाइड करे ए बी को, अगर आप पी डिवाइड करेगा ए बी को तो फिर ए बी को लिख सकते हैं पी एस, ए बी बिलोंग कर जाए किसको, पी आर को। अब ए बी प्लस पी आर बराबर किससे आ जाएगा, पी आर के। इसको प्रोडक्ट किसको बन सकते हैं, ए प्लस पी आर और बी प्लस पी आर किसके बराबर आ जाएगा, पी आर के। अब या ए प्लस पी आर बराबर हो जाएगा पी आर के या बी प्लस पी आर हो जाएगा बराबर पी आर के, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन गिवन है। इंटीग्रल डोमेन कहती है अगर दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर है तो या एक आइडेंटिटी के बराबर है या दूसरा आइडेंटिटी के बराबर है। यहाँ से ए बिलोंग कर जाएगा पी आर को या बी बिलोंग कर जाएगा पी आर को, यानी कि ए इज इक्वल टू पी एस या बी इज इक्वल टू पी टी, यानी कि पी डिवाइड्स ए या पी डिवाइड्स बी। हम लेके चले थे कि यूनिट नहीं है तो लेके चलो पी डिवाइड करता है ए बी को, अगर पी ए बी डिवाइड करे तो पी ए को डिवाइड करते या पी बी को डिवाइड करते। यही तो प्राइम की डेफिनेशन थी, प्राइम प्रूव हो गया। यहाँ पे आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है इररेड्यूसिबल एलिमेंट। एन एलिमेंट आर ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी इज सेड टू बी इररेड्यूसिबल एलिमेंट इफ।
अगर आर नॉन ज़ीरो हो और ना ही यूनिट हो और आर का आंसर ए बी के प्रोडक्ट से आए जहाँ पर ए और बी क्या हो मस्ट बी यूनिट, इन अदर वर्ड आर हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर, उसे हम क्या कहते हैं, इररेड्यूसिबल एलिमेंट कहते हैं। अब इसका भी आगे थ्योरम है, सॉरी एग्जांपल क्वेश्चन है, शो डैट 1 + आयोटा इज़ एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट। उन्होंने कहा शो कर दो कि 1 + आयोटा क्या है, इररेड्यूसिबल एलिमेंट है। हमने प्रूव करना है कि इररेड्यूसिबल एलिमेंट है। अगर है तो ये दो के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा जिस तरह अभी पढ़ गए हैं, और वो दोनों क्या होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए। अब 1 + आयोटा बराबर आ जाएगा फिर a + b आयोटा और c + d आयोटा जो हमने लेट किए हुए हैं। अब कंजुगेट लेने दोनों तरफ, 1 - आयोटा आयोटा वाली टर्म के साथ माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लें, 2 बराबर आ जाएगा a² + b² और c² + d²। अब अगर आंसर 2 आ रहा हो तो आइदर या ये 1 के बराबर है या ये 1 के बराबर है, क्योंकि जब ये 1 होगा ये 2 हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। यानी कि इन दोनों में से एक केस में इसने 1 होना है, एक इसमें इसने 1 हो नहीं होना। अब केस 1 में ये 1 है, अगर ये 1 हो जाएगा हम इसको लिख सकते हैं a + b आयोटा a - b आयोटा बराबर इसके 1 के, तो फिर a + b आयोटा क्या हो जाएगा, यूनिट। यूनिट क्या होता है, जो 1 को डिवाइड कर दे। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये यूनिट हो जाएगा। दूसरे केस में c + b d आयोटा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था कि जो दो मल्टीप्लाई हो गए आंसर दे रहे हैं वो दोनों क्या होने हैं, यूनिट, तो वो दोनों यूनिट प्रूव हो गया, इररेड्यूसिबल प्रूव हो गया। अगला थ्योरम, एवरी प्राइम इज इररेड्यूसिबल इन एन इंटीग्रल डोमेन। अब लेट कर लिया कि आर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है और पी इसका प्राइम एलिमेंट है, देन पी इज़ नॉन जीरो एंड नॉन, हमें पता ही है नॉन यूनिट, वही डेफिनेशन यूज़ हो रही है बार बार। हमने करना क्या है कि हर कोई प्राइम नंबर वो क्या होना चाहिए, इररेड्यूसिबल। कोई प्राइम नंबर उठाएंगे उसको प्रूव क्या करेंगे, इररेड्यूसिबल। अब इररेड्यूसिबल होता कब है, हमें पता है कि जब पी बराबर होता है ए बी की और ए बी दोनों क्या होते हैं, यूनिट। प्राइम गिवन है, इररेड्यूसिबल प्रूव करना, जो प्रूव करना है उसकी हमने कंडीशन लिख ली, पी इज इक्वल टू ए बी। अब प्राइम गिवन है, इसका मतलब पी डिवाइड्स ए बी, तो फिर क्योंकि गिवन है फिर पी डिवाइड करेगा ए को या पी डिवाइड करेगा बी को, ऑब्वियस बात है। अब अगर पी ए को डिवाइड कर रहे, पी ए को डिवाइड करें, फिर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पी आर, पुट ए इज इक्वल टू पी आर इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पुट कर दें, पी बराबर था ए बी के, अब ए की जगह पे पी आर पुट कर देंगे तो पी आ जाएगा पी आर बी के। अब पी आर बी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो पी कॉमन आ जाएगा, 1 - आर बी इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि पी प्राइम है, प्राइम कभी भी 0 नहीं होता, पी 0 नहीं है तो 1 - आर बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, यानी कि आर बी बराबर 1 के, यानी कि बी की क्या प्रूव हो जाएगा, यूनिट एलिमेंट। बी प्रूव हो जाएगा यूनिट एलिमेंट। ये था पहली कंडीशन लेके। अगर पी, अब दूसरी कंडीशन लेने का, पी बी को डिवाइड करें, बी इज इक्वल टू पी एस, उसको पुट करें, पी इज इक्वल टू पी एस से, पी एस से इधर आके माइनस हो जाएगा, पी इंटू 1 - एस इज इक्वल टू 0। अब पी 0 नहीं हो सकता तो फिर 1 - एस से बराबर आ जाएगा 0 के, यानी कि एस ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए इज यूनिट इन आर। या बी भी यूनिट है या ए क्या हमारे पास यूनिट है। अब पी है क्या था, पी बराबर था ए बी के, हम लेके चले, हमने ए बी को भी यूनिट बराबर प्रूव कर दिया, बी को भी यूनिट प्रूव कर दिया। पी बराबर था ए बी के, ए इज यूनिट और बी इज यूनिट, कॉन्सिक्वेंटली पी इज इररेड्यूसिबल। इररेड्यूसिबल होता कौन सा, जिसको दो नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर आए वो, और वो दोनों क्या हों हमारे पास, ए और बी क्या हों हमारे पास यूनिट एलिमेंट्स हों, वो यूनिट हमने प्रूव कर दिए, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन में होती है ऐसी इंटीग्रल डोमेन जो कम्यूटेटिव लॉ, इंटीग्रल डोमेन है तो जाहिर है कम्यूटेटिव लॉ होना है, कम्यूटेटिव लिंक विद आइडेंटिटी एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर। ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या है कि इसका हर एलिमेंट यूनिट एलिमेंट इनटू रिड्यूसिबल एलिमेंट्स एंड अनइररेड्यूसिबल एलिमेंट्स की शक्ल में लिखा जा सके। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हम आर को, एक एलिमेंट को दो शक्लों में लिख सकें। पहले में यू यूनिट है और R1 से लेके Rn तक इररेड्यूसिबल है, फिर दूसरी शक्ल में V यूनिट है और S1 S2 S3 अप टू सो ऑन SM तक सारे क्या हैं, इररेड्यूसिबल हैं। तो फिर इनकी तादाद सेम होगी, M और N इक्वल होंगे और R और S आपस में किसी तरह एसोसिएट होंगे, सारे R सारे S के साथ किसी तरह क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। इसे कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। दो कंडीशन है, कौन कौन सी, सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन हो। पहली कंडीशन ये है कि इसका हर एलिमेंट यूनिट एलिमेंट और कुछ इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सके। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम एक ही एलिमेंट को दो शक्लों में लिख सकते हैं। दो शक्लों से मुराद है कि दो आएंगे, इसमें और आएगा, इसमें और आएगा यूनिट, इसमें और इररेड्यूसिबल, इसमें और इररेड्यूसिबल। और कंडीशन क्या है कि इनकी तादाद इररेड्यूसिबल की और इनके इररेड्यूसिबल की तादाद सेम होगी, और जो यहाँ पे इररेड्यूसिबल यूज़ हो रहे हैं इनके इररेड्यूसिबल से आपस में क्या होगा, एसोसिएट, उनका आपस में रिलेशन होगा। थ्योरम हमारे पास है अब नेक्स्ट, इन यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन एवरी इररेड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम। अब हर कोई भी इररेड्यूसिबल एलिमेंट उठाएं तो वो क्या प्रूव करना है, प्राइम। सपोज दैट आर इज अ यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, देन आर सेटिस्फाई UF1 एंड UF2, यानी कि उसकी दोनों कंडीशन को ऑब्वियस बात है सेटिस्फाई करेगा। हमने प्रूव करना है कि उसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएं वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। अब लेट पी बी एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट इन आर, हमने कोई एक एलिमेंट पी उठा लिया जो क्या इररेड्यूसिबल है, किसमें से, उस रिंग आर में से। देन पी इज़ नॉन जीरो नॉन यूनिट, उसकी डेफिनेशन है वो नॉन जीरो भी होगा नॉन यूनिट भी होगा। अब अगर पी डिवाइड करे ए बी को,
अब हमने प्रूव करना है ना प्राइम। प्राइम होता है अगर ए बी को डिवाइड करे तो फिर ए को डिवाइड करे या बी को डिवाइड करे। हमने ले लिया अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो प्रूव कर देंगे या वो ए को डिवाइड करे या बी को। अब हमने ले लिया कि पी डिवाइड करता है ए बी को, तो फिर ए बी किसके बराबर आ जाएगा, पी एस के। डिवीजन का असूल है ए बी बराबर आ जाएगा पी एस के। सिंस आर इज़ यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, अब अगर ये यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन है तो इसमें हर एलिमेंट की एक स्पेशल टाइप थी। UF1 से आपको पता है ए की भी एक शक्ल आ जानी है, बी की भी एक शक्ल आ जानी है, एस की भी एक शक्ल आ जानी है। वो जो नई शक्लों में एलिमेंट्स आएंगे उनको उस तरह लिख देंगे। अब ए बी बराबर था ना पी एस के, तो ए बी ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया आपके पास बी, पी एज इट इज़ रहेगा और एस की भी शक्ल है क्योंकि पी कोई भी एलिमेंट था, जबकि ए बी और जो एस हैं ये थे उस रिंग में से, यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन में से एलिमेंट्स थे, उनको इस तरह लिख दिया। अब ये यू और वी इकट्ठे कर लें, दो यूनिट है मल्टीप्लाई होकर भी यूनिट ही आना है। A1 A2 A3 सारे इकट्ठे, B1 B2 सारे इकट्ठे बराबर है W और पी एस, W साथ पी और सारे एस जो है रिड्यूसिबल एलिमेंट्स उनको लिख लिया। अब ये जो दूसरी कंडीशन थी वो कहती थी कि जब दो एलिमेंट्स इकट्ठे रखे हों आपस में तो उसके रिड्यूसिबल इसके साथ क्या बनाते हैं, एसोसिएट। उसी के मुताबिक अब यहाँ पे दो किस्म के एलिमेंट्स हैं, A1 A2 फिर B1 B2 अप टू सोन Bn, इधर सिर्फ एक है तो एक बार ये इसके साथ एसोसिएट बनाएगा, एक बार ये इस सेट के साथ एसोसिएट, एक बार P बनाएगा AI के साथ एसोसिएट, एक बार P बनाएगा BJ के साथ एसोसिएट। अब अगर एसोसिएट है, एसोसिएट का रूल ही तब होता है जब दोनों चीज़ें मल्टीपल्स में लिखी जाती है, यानी कि P डिवाइड करेगा फिर AI को और P डिवाइड करेगा BJ को। इसका मतलब P डिवाइड करेगा A को और P डिवाइड करेगा B को। यही तो कंडीशन थी प्राइम की। अगर P A B को डिवाइड करेगा ये लेके चलोगे तो प्रूव करना P डिवाइड करे A को या P डिवाइड करे B को। अगला थ्योरम आपके पास आएगा, लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन देन R इज यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन इफ एंड ओनली इफ R सेटिस्फाई UF1 एंड UF2 डैश। अब UFD तब होती है जब दो कंडीशन होती है UF1 और UF2। उन्होंने यहाँ पे एक नई चीज़ कर दी, उन्होंने आपने प्रूव कर देना कि UF2 डैश है। UF2 डैश क्या है कि एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट इज़ प्राइम। ये एक नई कंडीशन आ गई। अगर आपको UFD गिवन है तो वो दो कंडीशन UF1 और UF2 गिवन है। UF1 और UF2 से आपने UF1 और UF2 डैश बनानी है। कन्वर्ट्स में क्या होगा, UF1 और UF2 डैश से UF1 और UF2 बनानी है। ये आपने दो काम करने हैं। अब सबसे पहला काम आपने पहले पार्ट में आपने ये दोबारा सारा सवाल लिख देना। ये हमने क्या प्रूव किया था, हमने प्रूव किया था कि UF1 और UF2 डैश प्रूव किया, हर इरिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है, तो वही तो प्रूव करना है। अगर UFD गिवन हो तो हर इरिड्यूसिबल एलिमेंट क्या है, प्राइम है, क्योंकि UF1 दोनों कंडीशन में है। अगर UFD गिवन हो उसमें भी UF1 है, जो प्रूव करनी इसमें भी UF1 है, तो वो तो सेटिस्फाई हो गया। रह गया UF2 गिवन है और UF2 डैश प्रूव करनी है। तो यही काम हम पिछले थ्योरम में करके हैं, वो तो प्रूव हो गया। अब आ जाए कन्वर्सली में आपको UF1 और UF2 डैश गिवन है, आपने UFD यानी कि सादा दोनों कंडीशन प्रूव करनी है। सपोज डैट R इज इंटीग्रल डोमेन सेटिस्फाइंग UF1 एंड UF2 डैश। हाँ, अब आपने प्रूव करना है कि UF1 और UF2 आपने प्रूव करनी है। अब UF1 तो हमारे पास यहाँ पे भी थी और जो प्रूव करना है उसमें भी है, तो UF1 तो पहले ही प्रूव होगी। मकसद ये है कि UF2 डैश से हमने UF2 प्रूव करनी है। UF2 डैश जो कि है हर इरिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है, इसको लेके चलना है और प्रूव करना है UF2 सादा। वो क्या थी कि दो एलिमेंट्स एसोसिएट की शक्ल में लिखे जाते हैं। इरिड्यूसिबल एलिमेंट आप होते हैं एसोसिएट। अब उसकी शक्ल हम लिख लेंगे A1 A2 A3 AM बराबर है R के, यानी कि R की दो शक्लें लिख ली। प्रूव क्या करना है कि ये इसके साथ क्या बनाते हैं, एसोसिएट अगर हो गए तो हमारा सवाल प्रूव हो गया। वेयर U and V आर यूनिट्स एंड A's and B's आर इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ R। नाउ वी हैव टू शो डैट M इज इक्वल टू N, और वो क्या एसोसिएट, यानी कि सेकंड कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, वही हमने प्रूव करनी है। अब हम इसको प्रूव करेंगे इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड होता है पहले 0 के लिए प्रूव करें, फिर 1 के लिए, फिर n+1 के लिए। तो सबसे पहले हमने m को ले लिया 0। m को लेने का मतलब यहाँ पे 0 है कि यहाँ पे a वाली कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये नहीं मतलब कि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर देना u को, ना, मतलब ये है कि a वाली यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। अगर नहीं है तो u बराबर आ जाएगा v B1 B2 B3 अप टू सोन Bn। ये हमारे पास आ गया u बराबर है v B1 B2 3 B3 अप टू सोन Bn तक। तो फिर इसका मतलब Bi यहाँ से डिवाइड करेगा किसको, u को। Bi डिवाइड करेगा u को, क्योंकि u यूनिट है, u किसको डिवाइड करता है 1 को। अब अगर a b को डिवाइड करे b c को, तो फिर a c को डिवाइड करता है, यानी कि Bi डिवाइड करता है किसको, 1 को, यानी कि Bi हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। Bi हमारे पास क्या प्रूव हो गया, Bi हमारे पास यूनिट आ गया। जबकि Ai और सारे Ai और सारे Bi हमारे पास क्या थे, इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स। कोई भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट यूनिट नहीं होता, यानी कि ये तो आ गई कंट्राडिक्शन। इसका मतलब n इज इक्वल टू जब 0 है, हमने कहा था n क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये कंट्राडिक्शन आ गई, तो फिर n किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। जब m 0 ले n भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 के लिए तो बात सेटिस्फाई होगी। हम कर रहे हैं इंडक्शन से, पहले एक नंबर के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर n+1 के, इस तरह से करते हैं। अब हमने कर लिया नेक्स्ट, सपोज दैट n इज ग्रेटर देन 0 एंड UF2 होल्ड्स
फॉर इक्वेशन ऑफ फॉर्म 2 विद लेस देन m एलिमेंट्स। अब हमने m इज इक्वल टू n प्रूव कर लिया। अब हमने क्या फिर ये चीज़ सेटिस्फाई है, लेकिन यहाँ पे m के एलिमेंट्स जो हैं वो लेस देन n है। इस बार जो एलिमेंट लेने हैं वो m से लेस लेने हैं। अब जो हमारे पास UF2 है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन लेस देन m एलिमेंट्स के लिए। UF2 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के लिए इस तरह की इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई है, जहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास m से कम एलिमेंट होने चाहिए। अब हमारे पास अब विद लेस देन m एलिमेंट्स इन लेफ्ट साइड, नाउ am बीइंग इररेड्यूसिबल इज प्राइम। अब क्योंकि am हमारे पास क्या है, इररेड्यूसिबल नंबर है। पिछला थ्योरम कहता है कि जब कोई इररेड्यूसिबल नंबर वो क्या होता है, प्राइम होता है, यानी कि am जितने भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। इररेड्यूसिबल नंबर इज प्राइम सिंस आर सेटिस्फाई UF2 डैश। अब हमारे पास UF2 डैश सेटिस्फाइड है, इसलिए हमारे पास हर इररेड्यूसिबल नंबर क्या है, प्राइम है। देयरफॉर am विच डिवाइड द राइट हैंड साइड ऑफ 2 डज नॉट डिवाइड v। अब ये सारे जबकि प्राइम नंबर हैं तो ये इस साइड को डिवाइड करते करते ऑब्वियस बात, जब कोई इक्वालिटी में हो तो लेफ्ट साइड राइट साइड को डिवाइड करती है। अब am क्योंकि प्राइम है तो प्राइम कभी भी यूनिट को डिवाइड नहीं करते। जो am सारे हैं वो v को तो डिवाइड नहीं करेंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये नंबर v को डिवाइड करेंगे या ये नंबर b's को डिवाइड करेंगे। अगर प्राइम है तो v को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, फिर एक ही बात रहेगी है कि जो am सारे हैं वो सारे को डिवाइड करेंगे bn वाले नंबरों को। अगर am सारे जो हैं वो bn वाले नंबरों को डिवाइड करेंगे, am डिवाइड कर रहे हैं इनको bn को। सिंस bn आर इररेड्यूसिबल देयरफॉर इट्स ओनली फैक्टर्स आर यूनिट्स एंड इट्स एसोसिएट्स। अब bn भी सारे क्या हैं, ये सारे भी इररेड्यूसिबल नंबर्स हैं। am's ने bn's को डिवाइड करना है। जब कोई इररेड्यूसिबल नंबर इररेड्यूसिबल को डिवाइड करे ना तो या वो यूनिट होते हैं या वो एसोसिएट होते हैं। अब अगर एसोसिएट हो लिख सकते हैं am इज इक्वल टू u डैश bn। एसोसिएट लिखने की डेफिनेशन ये थी। अच्छा, अब am की वैल्यू आ गई u डैश bn की। अब इक्वेशन नंबर 2 में am की वैल्यू पुट कर दी मैंने। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने am की वैल्यू पुट कर दी, लास्ट पे आ जाएगा u स्क्वायर bn u डैश bn और राइट लेफ्ट साइड वैसे ही। अब ये u और u डैश मल्टीप्लाई होगा, यूनिट इंटू यूनिट, आंसर पे आ जाएगा यूनिट m-1 तक। यहाँ पे bn से कैंसिल होकर आ जाएगा n-1 तक। तो फिर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, लेकिन m-1 एलिमेंट्स के लिए। पहले 0 के लिए सेटिस्फाई करेगी, फिर m-1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगी। और इंडक्शन मेथड होता ही है, जब 0 के लिए सेटिस्फाई कर दिए, फिर 1 के लिए, फिर m+1 के लिए, n-1 के लिए, तो n के लिए भी सेटिस्फाई कर देता है। अब m-1 के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगी, इसका मतलब सब के लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर प्रूव हो गया। आपका हो गया पेज नंबर 56 तक आपका कंप्लीट हो गया, जहाँ तक आज तक सर ने पढ़ा दिया। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सर पढ़ाएंगे तो उसके बाद करेंगे।